हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल मिंट में। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर की इस श्रृंखला में हम आपके लिए ग्रामर के सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स की जानकारी लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के द्वारा सभी पार्ट्स को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हम कोई बात बोलते हैं या हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उन्हीं सेंटेंसेस में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और इसके अलावा और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो उन्हीं पार्ट्स को आप स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कह सकते हैं। अब उनमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 8 होते हैं, जो कि आपके सामने दिए हुए हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है प्रोनाउन। तीसरा जो पार्ट है वो है एडजेक्टिव। चौथा जो पार्ट है वो है वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठा जो पार्ट है वो है प्रीपोजिशन। सातवां जो पार्ट है वो कंजक्शन है। और जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं सभी पार्ट्स को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और एक-एक स्टेप को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नाउन से। तो नाउन की पहले हम डेफिनिशन यानी परिभाषा देख लेते हैं, क्या दी है। इसकी जो परिभाषा है वो ये होती है कि ए नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन। देखिए, याद रखिएगा, ये नाउन जो होता है वो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या क्वालिटी को नेम्स यानी नेमिंग करता है, उसका नाम बताता है। उस यानी हम अपने आसपास की रोज़मर्रा की चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देखते हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई स्थान है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये सभी उनका कोई न कोई नाम होता है। तो जो नाम होता है, वही उसकी संज्ञा होती है। हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए, हिंदी में क्या कह रहा है कि नाउन ऐसा शब्द है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज़, विचार या गुणवत्ता को नाम देता है। उसे ही नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, एक-एक पार्ट को हम समझते हुए चलते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन है, तो पर्सन का कोई नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, जैसे कि कोई बॉय है, टीचर है, डॉक्टर है या मदर। ये सभी क्या हैं? पर्सन के अंतर्गत आते हैं और इनके जो नाम हैं, वही इसका नाउन है। दूसरा जो पार्ट देखिए दिया हुआ है, यानी प्लेस यानी स्थान। तो स्थान के देखिए इसमें जैसे एक नाम दे दिया है मियामी, ये प्लेस यानी स्थान का नाम है। ऐसे ही कोई सिटी हो गई या कोई देश का नाम हो गया, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे ही किसी थिंग्स यानी वस्तुओं के नाम देखिए दिए हुए हैं, जैसे हाउस हो गया, ट्री हो गया, बाइसिकल हो गई या आइसक्रीम। ये सभी वस्तुओं के नाम हैं, ये इसके नाउन हैं। ठीक है? आगे देखिए आइडिया, यहाँ पे 4 पार्ट्स थे, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी। तो सबको हमें डिस्क्राइब करना है। तो आइडिया जैसे कि कोई ट्रुथ, इल्यूज़न और फैंटेसी। तो ये वर्ड्स जो हैं, ये नाउन हैं। अगला देखिए जैसे क्वालिटी कह रहा है, तो क्वालिटी यानी विशेषता। तो विशेषता जैसे कि ब्यूटी है, लॉयल्टी है या ब्रेवरी है। ये सभी क्या हैं? नाउन हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि संज्ञाएँ जो होती हैं, देखिए क्या कह रहा है कि संज्ञाएँ वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया के कर्म यानी ऑब्जेक्ट के रूप में या प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में कार्य करती हैं। यहाँ पे कुछ नोटिस दिया है, विशेष है, याद रखना है कि जो संज्ञाएँ होती हैं वो सब्जेक्ट
या ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में कार्य करती हैं। अब देखिए संज्ञाओं के प्रकार भी बात कर लेते हैं। जो संज्ञाओं के प्रकार हैं वो कितने होते हैं? पहले हम एक-एक को वन बाय वन समझ लेते हैं। पहला देखिए दिया हुआ है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नाम यानी ज़्यादा कोई कठिन नाम ना हो, नॉर्मल नेम हो, कॉमन नेम हो, तो उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए क्या दिया है, जैसे टेबल है, रॉक है, लेक है, कंट्री, हाउस, ट्री, बाइसिकल, ये कॉमन नेम्स हैं। तो इनसे संबंधित जो नाउन है वो कॉमन नाउन होगी। अगला देखिए हमारा जो दूसरा नाउन दिया है वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, स्थान है या वस्तु है, तो उसके लिए कोई व्यक्तिगत नाम अगर दिया गया हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। और याद रखिएगा ये जो नाउन होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर में उनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे भारत हो गया इंडिया, या किसी का नाम हो गया जैसे डेविड, या किसी स्त्री का नाम हो गया जैसे सारा। फिर इसके बाद में दिन का नाम जैसे फ्राइडे, महीने का नाम जैसे जून, और एक भाषा जैसे इंग्लिश, जो कि आप स्टडी कर रहे हैं तो इंग्लिश, ये सभी क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं। इसीलिए इनका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। अब हमारी जो तीसरी नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारी जो तीसरी नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जो भाववाचक संज्ञा, इसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा, इसमें देखिए क्या होता है कि अमूर्त चीजें, यानी इस संज्ञा में जो दिखाई ना दें, जिनको हम छू ना सकें, ऐसी चीजें जिनकी जिनकी कोई आकार ना हो, अमूर्त हो। तो जैसे कि अवधारणा हो गई, विचार हो गई, भावनाएं हो गई, या कोई विशेषता हो गई, तो इनके नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है कि आप इस प्रकार की चीज़ों, देखिए जो कि मैंने खुद बताया था कि आप इस प्रकार की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना इन्हें आप छू सकते हैं। देखिए नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए क्या दिया है, लव हो गया, हेट हो गई, इमोशन, डाउट, हाइट या ज्योग्राफी, ये सभी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अगला हमारा देखिए नाउन जो दिया हुआ है वो है कलेक्टिव नाउन, यानी जिसको हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जो समूहवाचक संज्ञा होती है, देखिए क्या होती है कि यह एक ऐसी संज्ञा है जो कई लोगों, यानी इसमें क्या होता है, ग्रुप होते हैं। नाम खुद इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्ट यानी जमा होना, इकट्ठा होना। तो जहाँ पे कई सारे लोग हों, जानवर हों या चीज़ हों, तो उनके समूह को यानी संग्रह को जो नाम दे वही कलेक्टिव नाउन होगी, यानी समूहवाचक संज्ञा होगी। देखिए जैसे उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे टीम है, क्लास है, फैमिली है, या ए गैंग ऑफ थीव्स, एक ग्रुप हो गया। जैसे ए ट्रूप ऑफ लायंस, ये भी एक ग्रुप हो गया। तो ये सभी क्या हैं, ये वर्ड्स जो इसके लिए यूज किए गए हैं वो इसको नेमिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, इसके कलेक्टिव नाउन्स हो गए। अगला देखिए दिया हुआ है जो हमारा फिफ्थ नाउन है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे दूसरी भाषा में आप इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। और याद रखने का सबसे सरल तरीका क्या है कि इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के नाम आते हैं। याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के नाम आते हैं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है, यानी जो कोई कच्चा मटेरियल है, तो उनके जो नाम हैं उनको आप द्रव्यवाचक संज्ञा यानी पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन के अंतर्गत गिन सकते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, देखिए जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉटन है, डायमंड है, प्लास्टिक है और मिल्क। तो ये सभी क्या हैं, मटेरियल नाउन है। अगला जो हमारा सिक्स्थ नाउन दिया हुआ है वो है काउंटेबल नाउन। अब देखिए हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें 2 नाउन और भी जोड़ दिए गए, पहले 5 होते थे, अब
7 कर दिए गए हैं। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये 2 पार्ट जोड़े गए हैं। तो काउंटेबल नाउन को हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि ऐसी संज्ञाएँ जिनको क्या करें हम अलग-अलग वस्तुओं या लोगों या विचारों आदि के नाम यानी अलग-अलग जिनको हम गिन सकें। सिंपल भाषा में आप समझिए कि जिन्हें गिना जा सकता है, यानी जिनको हम अलग-अलग लोगों, वस्तुओं या विचारों के रूप में अलग-अलग गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएँगी। उदाहरण भी दिया जैसे गर्ल है, कोई सिंगल लड़की है, अकेली लड़की है, उसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये अकेली लड़की है। ऐसे ही बॉय, डॉक्टर, टाउन, एयरपोर्ट, आइडिया, प्रॉब्लम ये सभी हम अलग-अलग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन हो गई। इसी प्रकार से जो हमारी 7th नाउन दी है, वो है अनकाउंटेबल यानी जिसे हम ना गिन सकें, अनकाउंटेबल यानी ना गिनने योग्य। तो जैसे इसमें देखिए एग्ज़ाम्पल में इसकी डेफ़िनिशन में क्या दिया है, इस संज्ञा के अंतर्गत सामग्री सामग्री यानी कोई जैसे आप मिल्क मान लीजिए या वाटर मान लीजिए, तो ये सब क्या है? इनकी हम कोई मेज़रमेंट काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो देखिए क्या करा है कि इसके अंतर्गत सामग्री, तरल पदार्थ, अमूर्त गुण, संग्रह और अन्य चीज़ों के नाम आते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट सीमाओं के बीच के बिना द्रव्यमान के रूप में देखते हैं। यानी इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कितनी संख्या में ये हैं। ठीक है? ना कि इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग वस्तुओं के रूप में नहीं देख सकते हैं। उदाहरण भी देखिए दिए हुए हैं, जैसे कि फर्नीचर है। फर्नीचर में लकड़ी के कई सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन हम उसको पूरे फर्नीचर को काउंट करते हैं, ना कि उसके टुकड़ों को। जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी में भी कई सारे छोटे-बड़े पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही हेयर यानी बाल जो है हमारे सर पे बाल तो उसको क्या करते हैं हम पूरे ग्रुप को ही ये बाल यानी हेयर बोलते हैं। एक-एक बाल को अलग-अलग नहीं बताते हैं। ऐसे ही शुगर जो चीनी है उसमें कई सारे टुकड़े होते हैं लेकिन हम चीनी का पूरा जो ग्रुप है उसको ही डायरेक्टली हम शुगर यानी चीनी कहते हैं। जैसे राइस हो गया, एडवाइस हो गया, न्यूज़ हो गया, ये सभी क्या हैं अनकाउंटेबल नाउन हैं। अब ये हमारा नाउन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन देखिए क्या होता है, जो प्रोनाउन है इसकी भी हम डेफ़िनिशन देख लेते हैं। जो नाउन है उसी का जो बदला हुआ रूप है, विकसित रूप है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। यानी नाउन के बदले हुए विकसित रूप को ही प्रोनाउन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि वह शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उसे प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। अब इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि आई, वी, यू, शी, ही, दे, इट ये सभी इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो अब देखिए कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास किया गया है कि आप प्रोनाउन को और नाउन को अलग-अलग कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हैं जो कि इससे क्लियर हो जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन में डिफ़रेंस क्या है। देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि रोहित इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पर हमने जो रोहित वर्ड यूज़ किया वो नाउन है। ठीक है? फिर उसी के लिए हमने ही शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि ही इज़ माय फ्रेंड। तो यहाँ पर रोहित को हम दोबारा अगर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या कहा कि रोहित को उसके नाम से पहले बुलाया, उसके बाद उसको हमने ही कह दिया। तो रोहित जो है वो नाउन हो गया और ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अमीरा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा जो इसका एग्ज़ाम्पल दिया है, अमीरा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे लड़की का नाम ले लिया जो कि इसका नाउन हो जाएगा और दूसरी तरफ उसके लिए क्या करा शी इज़ 10 ईयर ओल्ड। यहाँ पर शी जो है क्या है? वो प्रोनाउन है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अमीरा जो है एक सुंदर लड़की है, वह 10 साल की है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में नाउन के रूप में रोहित और अमीरा का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों नाउन हो गए और बाद में इनके लिए रोहित और अमीरा के बदले में क्या यूज किया गया प्रोनाउन। जैसे रोहित के लिए देखिए क्या दिया हुआ था, रोहित के लिए दिया हुआ था ही और अमीरा के लिए क्या दिया सी। दोनों के लिए अलग अलग प्रोनाउन यूज कर लिए। तो अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए इसका इसका एक मेन कारण ये होता है कि अगर हम बार-बार किसी का नाम लेंगे, हर सेंटेंस में नाम से उसको बुलाएँगे तो सेंटेंस की
जो सुंदरता है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। देखिए खुद कह रहा है कि हम लोग नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार एक एक ही वाक्य या नाउन का उपयोग करने से उसकी सुंदरता क्या होती है, खत्म हो जाती है। वाक्य में बार बार एक ही नाउन का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसकी सुंदरता वाक्य की खत्म हो जाएगी, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम इसके टाइप्स की स्टडी कर लेते हैं कि टाइप्स कौन-कौन से होते हैं, यानी जो प्रोनाउन हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए प्रोनाउन जो है वैसे तो हमारी इस सीरीज में 8 प्रोनाउन दिए हैं। पहला है जो वो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां एम्फैटिक प्रोनाउन और जो आठवां है माफ़ कीजिएगा इसमें 9 दिए हैं। तो आठवां जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है और नवां जो दिया है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास इस टाइम जो उपलब्ध प्रोनाउन है वो टोटल 10 प्रोनाउन है। तो हमें 10ओं को विस्तार पूर्वक समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा प्रोनाउन दिया है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में देखिए क्या दिया है, पहला कि वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स 3 पर्सन हमारे होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में आई वी यू को छोड़कर बाकी जितने होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये तीनों जो पर्सन्स एक में इस्तेमाल होते हैं जिस प्रोनाउन में, उसी को आप पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है दूसरा। अब हम इनको थोड़ा शॉर्टली समझते हुए चलते हैं। अगर आपको याद करना है या नोट करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा जो प्रोनाउन दिया है वो है पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको आप हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। उदाहरण इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत अधिकार बताने वाले प्रोनाउंस आते हैं, जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, इसमें उन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है जो संकेत करते हों, जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला देखिए दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर, एवरी, नन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी इनको हम जब बोलेंगे तो इससे ऐसा महसूस होगा कि आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन क्लियर हो रहा है। जैसे उदाहरण भी देखिए दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ईच अदर या वन अनदर। तो इनको बोलने से ही पता चला है एक दूसरे के प्रति, यानी एक दूसरे में क्या है रिलेशन क्लियर हो रहा है, इसीलिए। अगला देखिए दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि सेल्फ या सेल्व्स से बनने वाले, याद रखिएगा सेल्फ या सेल्व्स से बनने वाले जो सर्वनाम होंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। उदाहरण भी दिया है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सभी इसके जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला देखिए दिया हुआ है इम्फैटिक प्रोनाउन। तो इम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो जैसे कि दावा सूचक, इसमें क्या होता है कि दावा व्यक्त किया जाता है, दावा किया जाता है कि कुछ ऐसा है। तो क्या है, जैसे कि माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो दिए हैं इनका प्रयोग कर्ता के ऊपर दबाव डालने के लिए करते हैं, तो उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके अंतर्गत निम्न सर्वनाम आते हैं, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बॉय, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए हमारा जो दिया है प्रोनाउन वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जो नाइन्थ यानी नवा जो प्रोनाउन दिया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम।
तो इसके लिए देखिए क्या कह रहा है कि वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। देखिए अगर हम दो सेंटेंसेस लें, जैसे कि कह दें कि रमेश इज माय ब्रदर, यानी रमेश मेरा भाई है। हु हैज पास्ड 10th, जिसने हाई स्कूल या कक्षा 10 पास कर रखा है। तो यहाँ पे हु क्या है, हु को हमने एज कंजक्शन यूज कर लिया, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के रूप में इसका प्रयोग कर लिया, इसीलिए ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अगला देखिए दिया हुआ है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कुल मिलाकर के इस पार्ट में हमारे जो प्रोनाउंस हैं सारे, उनमें से 10 प्रोनाउंस दिए हैं। सभी को आपको विस्तार से समझना आवश्यक है क्योंकि ये पूरा डिटेल वाइज है। तो इसीलिए एक-एक स्टेप को आपको आराम से समझते हुए चलना है। तो देखिए क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या कह रहा है, ये इसको हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी देखिए परिभाषा कुछ छोटी-छोटी लाइन्स में हमने क्लियर करने की कोशिश की ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो। तो देखिए क्या कह रहा है कि वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी सर्वनाम, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स आप नीचे देख रहे हैं, ये सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है? जैसे हू, हुम, हुज़, व्हिच, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण की। तो इस सीरीज़ में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी भागों, जो कि हमने आपको शुरुआत में बताए थे, सभी भागों को क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो लंबा होने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक एक-एक पार्ट को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको दोबारा ग्रामर की बुक उठा कर के देखने की आवश्यकता शायद ही ना पड़े। तो देखिए हम एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो एडजेक्टिव देखिए क्या दिया हुआ है इसकी परिभाषा में कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझने का प्रयास कीजिए कि एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता हो, उसी को आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है? देखिए इसमें एग्ज़ाम्पल्स कुछ दिए हैं, जैसे ए गुड गर्ल। देखिए ए गर्ल अगर खाली लिखते तो यहाँ पर सिर्फ़ एक लड़की होती, लेकिन वहाँ पे उसकी क्वालिटी क्या रख दी, गुड। तो ये क्या हो गया इसका, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही इसमें ए फास्ट ट्रेन में फास्ट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ऐसे ही ए टॉल बॉय में टॉल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है? आगे देखिए बात करते हैं कि इसके भी कुछ काइंड्स होते हैं यानी प्रकार होते हैं। तो पहला जो काइंड यानी प्रकार दिया हुआ है वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है? तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव देखिए क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव, इनको हम देखिए सरसरी नज़र से देखते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है नोट करने की तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप लिख सकते हैं। तो हम इनको जल्दी-जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष आदि गुणों का वर्णन करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्रेव बॉय, ए वाइट गॉट या हॉट वाटर। ठीक है? अब दूसरा जो दिया है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इसमें देखिए क्या करा है, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। पीछे हमने अभी स्टडी किया था कि जो प्रॉपर, जिनके लिए एक विशेष नाम दिया गया हो, तो जो प्रॉपर नाउन से बने हों उन्हीं को आप प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे एन इंडियन या इंडियन पुलिस या अमेरिकन एम्बेसी। ये देखिए क्या है, ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। जैसे एन इंडियन पुलिस हो गया, या इंडियन पुलिस भी कह सकते हैं, अमेरिकन एम्बेसी कह सकते हैं, या इटालियन कंपनी। ये क्या है, विशेष हैं, प्रॉपर हैं। ठीक है? अगला देखिए क्या दिया है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर क्वांटिटी यानी वजन या मात्रा की बात करेंगे। तो देखिए क्या करें, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की क्वांटिटी यानी मात्रा या वजन का बोध कराते हैं, उन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मच, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, होल, ये सभी क्या हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। देखिए आगे देखिए क्या दिया है, अगला जो हमारा एडजेक्टिव है वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर यानी संख्या का बोध कराते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहलाते हैं।
उदाहरण भी दिया है, जैसे 1, 2, 3 ये सब भी हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हो गए। मैनी, फ्यू, सेवरल ये सभी क्या हैं? काउंटेबल एडजेक्टिव हैं। ठीक है। अगला जो हमारा एडजेक्टिव दिया है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऐसे ही आपने पीछे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो उनको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एनी, सच, अदर ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं का एक एक करके या एक एक समूह करके अलग अलग बोध कराते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला हमारा जो एडजेक्टिव दिया है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए कुछ वर्ड्स जो हैं आपस में मैचिंग के मिलते हैं, जैसे आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ऐसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर भी आ गया। तो ऐसा इसलिए है कि कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं और प्रोनाउन के रूप में भी। यहाँ पर एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं इन्हें उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण भी देखिए दिया हुआ है, जैसे व्हाट है, विच है, हुज है, ये प्रश्न पूछने के रूप में अगर यूज किए गए हैं एडजेक्टिव के रूप में तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए इसमें अगला जो हमारा पार्ट दिया है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो पॉसेसिव क्या होता है? ऐसे एडजेक्टिव जो संबंध का बोध कराते हैं उन्हें पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये सभी क्या हैं? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका उपयोग नाउन से पहले उस पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता हो उन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ओन और वेरी ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो हमारा एडजेक्टिव दिया है वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये क्या होता है कि वाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए व्हाट एन आइडिया, व्हाट जो है यहाँ पर क्या है? एक तरह से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। दूसरा व्हाट अ ब्लेसिंग, दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब की, जो कि हमारा तीसरा महत्वपूर्ण विषय है। तो वर्ब देखिए क्या होता है कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं या हर कोई जो कोई कार्य करता है तो उसके लिए हम कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसी शब्द को वर्ब कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दी है कि वर्ब्स आर वर्ड्स, यानी वर्ब यानी क्रिया ऐसे शब्द होते हैं दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। हिंदी में समझ लेते हैं कि ऐसे शब्द जो लोगों, जानवरों, स्थानों या चीज़ों की क्रियाओं, स्थितियों आदि का वर्णन करते हैं, वर्ब कहते हैं उन्हें। ठीक है। उदाहरण भी दिया है, जैसे कि रन, वॉक, राइट, सिंग, बी, सीम, फील ये सभी क्या हैं? ये सारे जितने इसके जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सभी वर्ब्स हैं। आप कॉमन भाषा में अगर समझना चाहें कि वर्ब क्या होता है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम या हमारे आसपास के जो लोग हैं या जानवर हैं, जो जितने भी काम करते हैं, उनके लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब जो वर्ब होती हैं हमारी, वो 3 श्रेणियों में बाँटी गई हैं। पहली है ट्रांज़िटिव वर्ब, ठीक है? इसी को पहले समझ लेते हैं। तो ऐसी क्रिया देखिए क्या कह रहा है कि यह क्रिया जो होती है, कार्य का वर्णन करती है। क्या वर्णन करती है? कि ये क्रियाएँ कार्य का वर्णन करती हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ घटित हो रही हैं। यानी अगर हमारा, आप देखिए इसको कॉमनली ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारी मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो आप उसे ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। इसको आप कॉमन भाषा में समझ लीजिए। ठीक है? इसमें देखिए क्या कह रहा है, इस व्यक्ति या वस्तु का को क्रिया के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। आपको कॉमनली समझना है। इसमें जो लैंग्वेज दी है, जो भाषा दी है, उससे अगर आप ना
समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट उपलब्ध हो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि ही इज़ रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग जो है वो हमारी बुक वर्ब है और किस चीज़ को रीड किया जा रहा है? बुक को। तो इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमारी जो रीडिंग वर्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है? इसके बाद में अगली जो हमारी वर्ब दी हुई है वो है इंट्रांजिटिव, यानी कि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी क्रियाएं जिनमें कार्य कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाए। ठीक है? और जिसका प्रभाव कर्ता के आगे किसी और वस्तु या व्यक्ति पर ना पड़ता हो, जैसे स्लीप है, स्लीप यानी सो रहा है, उसके बाद उसका कोई प्रभाव दूसरे किसी चीज़ पर नहीं पड़ेगा। या स्नीज़ यानी छींकना, छींकेगा तुरंत, छींकने के बाद उसका यानी उसकी जो एक्टिविटी है, क्रिया है, वो खत्म। इसके बाद वो एक्शन किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद में अब देखिए हमारी जो तीसरी दी है ऑक्सिलरी, यानी जिसे हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो इसमें देखिए ऐसी क्रियाएँ जो मुख्य क्रिया की टेंस या मूड बनाने में सहायता करती हैं और ऐसा करने में उनका अपना मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे देखिए एग्ज़ाम्पल भी दिया है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। इस वाक्य में हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और वॉच्ड प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है? तो हैव से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। वॉच्ड वर्ड का कोई ख़ास इसमें यूज़ नहीं है। ठीक है? अगला देखिए दिया हुआ है, अब कुछ देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दी हुई हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि इज़, वाज़, वेयर, एम, आर, विल, वुड, शैल, शुड, डू, does, did, can, could, may, might, must, ought, has, have, had, need, dare, used, be, been, being, ये सभी क्या हैं? मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है? तो यहाँ से वर्ब चैप्टर क्लियर है। अगला देखिए जो वर्ब हमारा चैप्टर दिया है वो है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स। देखिए ये क्या कर रहा है, अभी हमने वर्ब के बारे में पढ़ा और वर्ब को ही विशेष रूप से जब क्लियर करके बता दे तो वो एडवर्ब हो गया। देखिए इसके देखिए क्या कर रहा है, ऐसे शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हो उन्हें एडवर्ब कहते हैं। उदाहरण जैसे स्लोली, क्विकली, वाइडली, ब्यूटीफुली, सून, अर्ली, वेरी, ये सभी क्या हैं? एडवर्ब हैं। अब देखिए एडवर्ब जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें देखिए डिटेल्स में समझाया गया है। देखिए क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमारा पहला जो दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है कि ऐसे एडवर्ब्स जिससे समय का बोध होता है एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एगो, सून, लेट, अर्ली या प्रेजेंटली। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल दिए हैं जैसे इंस्टेंटली, इमीडिएटली, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, नेवर, व्हेन एवर, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, एवर, नेवर, ये सभी इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए दूसरा जो एडवर्ब दिया हुआ है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस देखिए ऐसे एडवर्ब्स जिससे स्थान का बोध होता हो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे हियर, देयर, वेयर, हेंस, देंस, हाइदर, दाइदर, इन, आउट, विद इन, विदाउट, एबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फॉर, नियर, एवरीवेयर, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए दिया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे एडवर्ब्स जिससे संख्या या कितनी बार का बोध हो उन्हें आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने होता है जो चीज़ बार बार रिपीट हो, तो उसी से आप समझ जाइए। जैसे कि हाउ ऑफन, वंस, ट्वीस, थ्रीस, ऑफन, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, अगेन, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकेंडली, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इनका यूज है तो आप समझ लीजिए कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगला देखिए दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो ऐसे एडवर्ब्स जिससे क्वांटिटी का बोध हो। ठीक है, ऐसे एडवर्ब्स जिससे क्वांटिटी का बोध हो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फुल्ली, वेरी, इनफ, सो, ऑल टुगेदर, नो, बेटर, प्रिटी,
वेल, एनी, क्वाइट, रादर, पार्टली, होली, इनसे क्या है, क्वांटिटी कंफर्म हो रही है, तो इनसे जो बना हुआ एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी रहेगा। अगला हमारा देखिए दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो जो एडवर्ब कैसे या किस प्रकार का बोध कराती हैं उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे क्लियरली, साउंडली, स्ट्रांगली, ब्रेवली, हार्ड, दस, सो, कावर्डली, स्लोली, क्विकली, एक्टिवली, फास्ट, नोबली, प्राउडली, ये सभी इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो एडवर्ब कारण का बोध कराते हैं उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे ओनिंग टू, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो हमारा एडवर्ब दिया है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस एडवर्ब से स्वीकृति या अस्वीकृति का बोध होता है। जैसे यस, नो, नॉट, सर्टेनली, ठीक है, या सर्टेनली नॉट, तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो हमारा एडवर्ब दिया है वो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो यह एडवर्ब प्रश्न पूछने के काम आता है। ये एडवर्ब जो है वो प्रश्न पूछने के काम आता है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए दिए हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद जो अगला हमारा जो एडवर्ब दिया है वो है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब को भी समझ लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यह संबंध बताते हैं। इसमें रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह एंटीसीडेंट का आना आवश्यक है और यह एडवर्ब या उस एंटीसीडेंट को भी रिफर करता है। ठीक है, यदि इससे एंटीसीडेंट पहले नहीं आया है तो वह रिलेटिव एडवर्ब ना होकर के इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण भी दिए हैं, जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगला देखिए दिया है प्रीपोजिशन, जो हमारा नया चैप्टर है। हमने अभी तक वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन जो है उसको अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आसानी से समझ सकते हैं। प्री माने होता है पूर्व और पोजीशन माने स्थिति। यानी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा दिया जाए तो वो उसकी स्थिति को क्लियर कर देता है कि वो है कैसा या कहाँ है या उसकी स्थिति क्या है, इस चीज को क्लियर कर दे तो उसे आप प्रीपोजिशन कहेंगे। देखिए इसकी जो परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड another part of the sentence। यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त हो करके उसका संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताता है। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग होंगे और वाक्य के अन्य किसी भाग के साथ उसका संबंध क्लियर हो जाए तो उन्हें आप प्रीपोजिशन कहेंगे। उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे एट है, बाई है, फॉर है, फ्रॉम है, ऑफ, ऑन, ड्यूरिंग, इन, फेवर ऑफ, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो दिया हुआ है वो है सिंपल प्रीपोजिशन। तो इसमें देखिए पहचान क्या होती है कि एक शब्द वाले जितने प्रीपोजिशन होंगे वो सिंपल प्रीपोजिशन होंगे। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है, इन, ऑफ, टू, एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, अप, विद, ये सभी इसके क्या एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे कि अबाउट हो गया, एबव हो गया, अक्रॉस, अलोंग, एडमिस्ट, एमिस्ट, एमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, ये क्या हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए तीसरा जो दिया हुआ है प्रीपोजिशन वो है फ्रेज प्रीपोजिशन।
तो देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है कि कुछ फ्रेजेज भी प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्रेज है लेकिन ये एक तरह से प्रीपोजिशन का भी काम कर रही है। तो देखिए क्या करा, जैसे इसके एग्जांपल्स दिए, अकॉर्डिंग टू, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, आगे देखिए क्या करा, एग्रीएबली टू, इन कोर्स ऑफ, अलोंग विद, इन फेवर ऑफ, अवे फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ। ये इसके क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और याद रखिएगा, जो पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाने से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामर है और ये बहुत ही टफ होती है समझने के लिए, इसको टाइम लगता है। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हमने इसको आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करने की कोशिश की है। इसलिए अगर आपको दिक्कत हो तो आप नोट करके उसे याद कर सकते हैं। आप लास्ट वाला जो दिया है वो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो देखिए इसमें क्या करा है कि कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ से देखिए हमारा प्रीपोजिशन क्लियर होता है। और अब आता है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कंजक्शन आप समझ लीजिए, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताता हूँ कि कंजक्शन दो शब्दों या दो वाक्यों या दो उपवाक्य हैं, उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कंजक्शन कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कंजक्शन इज अ वर्ड which used to join words, phrases, clause and sentences to another one, to one another, यानी एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या होता है, कोई दो शब्द हैं या दो फ्रेजेस हैं, दो क्लॉजेज हैं या कोई दूसरे सेंटेंस हैं, उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें कंजक्शन कहते हैं। हिंदी में देखिए क्या कहता है कि ऐसे शब्द जो मुहावरों, वाक्यांशों या वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हीं को कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे कि एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट, दो, आल्दो, इवन, दो, वाइल, ये सभी क्या हैं, ये कंजक्शंस हैं। अब देखिए इसको बहुत ही विस्तार से समझाया गया है लेकिन इतना समय नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या कर रहा है कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इसको भी आप समझ लीजिए, अपने हृदय से अचानक से कुछ भाव उत्पन्न हो जाए और उसके लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करें उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। उदाहरण देखिए क्या दिया है, जैसे अल्लास यानी अगर हम दुखी हैं, दुख है हमें अंदर से, तो हमसे हमारे मुंह से अचानक से वर्ड निकला अल्लास, यानी हम दुखी हैं, तो ये इंटरजेक्शन हो गया। ऐसे ही ओह, ओह, हे, उप्स, वाव, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और आपसे उम्मीद इस बात की है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।